जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मुकाम, वो फिर नहीं आते। किशोर कुमार का गाना हमारी गाड़ी में बज रहा था और गाड़ी हाईवे से होकर नागौर स्टेशन की ओर जा रही थी, क्योंकि स्टेशन हमें अपने भाई को छोड़ने जाना था। गाड़ी में हम 4 लोग बैठे थे, वरदान, इशिका, काव्या और मैं यानी कि कार्तिक। किशोर कुमार का गाना सुन के ऐसा महसूस हो रहा था मानो जैसे ख्वाबों की दुनिया में कहीं खो से गए हों। ख्वाबों की दुनिया में मैं खोया ही था कि इतने में वरदान की आवाज आई। जीजू क्या कर रहे हो? ट्रेन छूट जाएगी। किशोरदा की दुनिया में बाद में खो जाना, पहले हमें स्टेशन तक छोड़ दो। मेरी पत्नी काव्या बोली। हाँ कार्तिक, चलो, गाने तो हम लौटते समय भी सुन लेंगे। अभी फिलहाल इन्हें स्टेशन तक पहुंचा देते हैं। हमारी गाड़ी घने कोहरे को चीरती हुई हाईवे से होकर नागौर स्टेशन की ओर जा रही थी। वरदान और उसकी मंगेतर को नागपुर के लिए निकलना था। उनकी ट्रेन को आने में बस 1 घंटा ही बचा था। मैंने घड़ी की ओर देखा और रात के 10 बज चुके थे और हम स्टेशन से अभी 15 किलोमीटर दूर थे। मैंने फिर गाड़ी को तेज रफ्तार से दौड़ाया और आधे घंटे में नागौर स्टेशन पहुंच गए। घने कोहरे की चादर से स्टेशन ऐसा ढक चुका था मानो जैसे सफेद रंग की चादर फैला रखी हो। चूंकि सर्दियों के दिन थे तो स्टेशन पर यात्री भी कम थे। चारों तरफ सुनसान वीरान क्षेत्र, ऐसा लग रहा था जैसे स्टेशन पर लगभग 20 सालों से कोई आया गया ही ना हो। खैर, मैं ये सब सोच ही रहा था कि मालवा एक्सप्रेस स्टेशन पर आ खड़ी हुई। ईशिका और वरदान दोनों ट्रेन में बैठ गए। मैंने और काव्या ने उन दोनों को अलविदा कहकर स्टेशन से निकल पड़े। ट्रेन सर्दियों की वजह से 2 घंटे लेट थी, इसीलिए स्टेशन से निकलने में हमें 1 बज गया। अब गाड़ी 1 बजे निकली थी। मैं और काव्या आगे बैठ गए। काव्या बोली, अब लगाओ कार्तिक गाने। अब घर पहुंचने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे, तो रास्ते में बोर होने से अच्छा है गाने सुनते हुए चलो। ठीक है, लगा देता हूँ, मैंने कहा। मैंने गाड़ी का रेडियो ऑन किया। एक रिपोर्टर की आवाज आई। नागौर स्टेशन से पालम हाईवे को जाने वाली रोड पर कल रात हुई एक बाइक सवार की रहस्यमयी मौत। मैंने न्यूज सुन के इग्नोर कर दिया और गाने बजाने के लिए एफएम को आगे बढ़ा दिया। गाना शुरू हो गया। अगर तुम साथ हो, हम दोनों गाने का मजा उठाते हुए पालम हाईवे की ओर चल दिए, क्योंकि हमारे घर जाने का रास्ता वहीं से होकर जाता था। रास्ते में एक सिग्नल पड़ा, रेड लाइट, मगर फिर भी हाईवे से सिर्फ हमारी ही गाड़ी थी। हम लाल बत्ती के इंतजार में खड़े थे कि तभी हमारी गाड़ी के पास एक सज्जन ने शीशा खटखटाया। प्रिय और मैं चौंक गए। बाहर झांका तो देखा कि ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में एक बुजुर्ग आदमी खड़े हुए थे। उनका सिर्फ हुलिया दिख रहा था, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। प्रिय ने शीशा खोला और उनसे वजह पूछी। उन्होंने बताया, बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैंने बताया कि हम पालम हाईवे की ओर जा रहे हैं। थोड़ा रुकते हुए उन्होंने कहा, ये पालम हाईवे के लिए रास्ता सीधा मत लेना, हो सके तो हाईवे के नीचे से होकर जाना। प्रिय बोली, मगर पालम हाईवे का तो सिर्फ यही रास्ता है, फिर नीचे से होकर गाड़ी कैसे ले? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मुझे भी पालम हाईवे से होकर जाना है और मैंने उस रास्ते को अच्छे से देखा है, उन्होंने कहा। इतने में मैं बोल पड़ा, मगर हमें अपने घर पहुंचना है। माफ कीजिए, इतनी रात को हम उस नीचे वाले रास्ते से होकर नहीं जा सकते। इतने में बत्ती हरी हो गई। हमने गाड़ी स्टार्ट की, पर गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, मानो जैसे बर्फ से जम गई हो। शायद गाड़ी का इंजन ठंड से बंद हो गया था, लेकिन कुछ ही देर में गाड़ी स्टार्ट हो गई। तभी प्रिय ने उस बुजुर्ग की हालत देखते हुए कहा, कार्तिक, मुझे लगता है उन बुजुर्ग ट्रैफिक पुलिस अधिकारी की मदद करनी चाहिए। आखिर इतनी रात को कौन ही मिलेगा भला? मैंने भी हाँ कह दिया और उन्हें बुलाने को। प्रिय ने उन्हें शीशा खोल के आवाज देनी चाहिए, मगर वो तो हमें ऐसे नजरअंदाज करने लगे मानो जैसे वो बहरे हो गए हों, उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। मैंने और प्रिय ने बाहर उतर के उन्हें बुलाने का फैसला किया। रात के 1:30 चुके थे और कोहरा गहरा हो चुका था। फिर अचानक से मैंने और प्रिय ने सारंगी के बजाने की आवाज सुनी, जो कि नागौर के खेल करतब दिखाने वाले लोग उस धुन को बजाया करते थे। मगर ऐसी रहस्यमयी धुन की आवाज इतनी रात में कहां से रही थी? खैर, मैंने नजरअंदाज किया और बूढ़े ऑफिसर को बुलाया, मगर ये क्या, बूढ़े ऑफिसर गायब हो चुके थे। प्रिया ने भी उन बूढ़े ऑफिसर को खूब ढूंढा, मगर वे मिले नहीं। अजीब आदमी है, अभी हमसे रास्ता पूछने के बाद मदद मांगने लगे और अब कहाँ गायब हो गए?
प्रिया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। छोड़ो, अब जाने दो, शायद उनको मदद नहीं चाहिए होगी। अब चलो घर चलते हैं, वरना सुबह हो जाएगी। घर पहुंचते पहुंचते। ठीक है, चलते हैं, प्रिया ने अंधेरे की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा और बोली। कार्तिक सुनो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अंधेरे के पीछे कोई है। चलो ना, चल के देखते हैं कि कौन है। शायद वो बुरे ऑफिसर ही हो। मैंने प्रिया का हाथ जबरन पकड़ते हुए कहा। अब चलो भी, इतनी रात को कौन ही होगा। घर तुम्हें चलना भी है या नहीं। प्रिया भी उसके बाद गाड़ी में बैठ गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और आगे चल दी, मगर वो सारंगी की धुन अब भी करीब आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सारंगी को लेकर कोई हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रहा हो। गाड़ी हाईवे की ओर ले चलो, पीछे से आवाज आई, मगर हमारी गाड़ी के पीछे तो कोई नहीं था। सिर्फ मैं और प्रिया गाड़ी में अकेले थे, वो भी आगे सीट पर। पीछे कोई नहीं था। मैं और प्रिया इस आवाज को सुन के एकदम सन्न रह गए। हमारे शरीर से भीषण गर्मी जैसे तपिश होने लगी। सर्दी का मौसम होने के बावजूद भी हमारे गले सूखे रेत की भांति सूख गए। आखिर ये आवाज किसने दी थी और गाड़ी के पीछे कौन था? हम दोनों की हिम्मत ना हुई पीछे मुड़ के देखने की। मैंने उस आवाज को नजरअंदाज किया और गाड़ी को नीचे हाईवे से होकर ले लिया। आवाज फिर आती है। मैंने कहा ना, गाड़ी को हाईवे की ओर ले चलो। और सारंगी की धुन बहुत तेज हो रही थी, मानो जैसे उस धुन से कानों में गहरी चुभन हो रही हो। वीरान सड़कों पर वो आवाज और सारंगी की धुन एक खौफ और डर का माहौल बना रही थी। मैंने साहस करके शीशे की ओर देखा। मैंने जो अपनी आंखों से देखा उसे देखकर मैं दंग रह गया। मैंने देखा कि पीछे गाड़ी के एक शख्स बैठा हुआ था, जो हूबहू मानो जैसे स्टेशन मास्टर जैसे भेष में हो। चेहरा कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। उसका डरावना और भयावह रूप देखकर और हाथ में सारंगी देखकर मेरे डर के मारे चीख निकल पड़ी। मगर ये क्या, हमारी चीखें गाड़ी के बाहर कहीं नहीं जा रही थी। मैंने अपने आप को संभाला और हिम्मत से काम लेने का सोचा। मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और तेज रफ्तार में हाईवे से नीचे की ओर घुमा दिया, ये उम्मीद में कि इस चक्रव्यूह से कैसे भी पीछा छूटेगा। मगर ये क्या, गाड़ी घूम फिर के एक ही जगह क्यों आ रही थी? पीछे बैठे शख्स ने सारंगी की धुन और तेज कर दी, मानो जैसे सालों से किसी से प्रतिशोध की आग में जल रही हो वो सारंगी। प्रिया रोती शक्ल से मेरी ओर देखने लगी, मानो प्रिया की आंखें ये बयां कर रही हों कि अब उनका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो। मगर ये क्या, मैंने प्रिया की तरफ ध्यान से देखा और पाया कि प्रिया की गर्दन पर हाथों के निशान ऐसे लगे मानो जैसे कोई गला दबाकर मारना चाहता हो। मैंने देखा, इतने में वो शख्स जोर जोर से हंसने लगा। कहा था ना मैंने कि हाईवे की ओर ले चल। अगर अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहता है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। नहीं, बिल्कुल नहीं। पीछे से आवाज आई, मगर ये क्या, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार बूढ़े ऑफिसर गाड़ी के चारों ओर खड़े होकर हमें चेताने लगे कि हाईवे की ओर मत जाना, अगर जान प्यारी है तो। उन सब बातों के बीच मेरी आंखों से नाउम्मीद और पछतावे के आंसू झलक पड़े और सोचने लगा कि आखिर प्रिया को अपने साथ ना लाया होता तो बेचारी मुसीबत में ना फंसती। काश प्रिया की जिद को ना माना होता और थोड़ी सी शक्ति दिखा दी होती तो आज प्रिया को इस हालत में ना देखता। अब बचने के चांस नहीं थे, क्योंकि अगर हाईवे पे ना ले जाऊं तो पीछे सारंगी वाला शख्स प्रिया को मार ना दे, और अगर हाईवे की ओर ले गया तो फिर तो बचना नामुमकिन। प्रिया जो कि बिल्कुल सुन्न पड़ गई थी इस सब होने के बाद, पीछे से बूढ़े ऑफिसर की फिर आवाज आती है। इन दोनों को जाने दो, मैं कहता हूँ इन दोनों को जाने दो। गाड़ी के पीछे बैठा शख्स बोलता है, ऐसे कैसे इन्हें जाने दो? आखिर इनके मरने के बाद मेरी दुनिया में इनकी इंसानों की आबादी बढ़ेगी और मैं करूंगा अपनी दुनिया पर हुकूमत। इतना कह के वो शख्स जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी ऐसा खौफ पैदा कर रही थी मानो जैसे मौत से पहले का पैगाम। अब उसी खौफ के साये में मैंने साहस दिखाते हुए गाड़ी को आगे बढ़ा दिया और वो साया जोर जोर से सारंगी की धुन बजाते बजाते हंसने लगा। मगर ये क्या, हमारी गाड़ी नीचे खाई की ओर कैसे जा रही थी? मुझे अभी भी याद है कि गाड़ी खाई में जा गिरी।
मैं मदद के लिए चिल्लाया, मगर पूरा हाईवे सुनसान पड़ा था और कोई हमारी आवाज नहीं सुन रहा था। खाई में गिरने के बाद शायद मैं मर गया होता, लेकिन फिर मेरी आंखें खुली। इस बार मैंने अपने आसपास कुछ खड़े हुए लोगों को देखा। तभी मैंने कुछ लोगों को बड़बड़ाते हुए सुना। ना जाने क्या हुआ होगा उस गाड़ी में बैठे शख्स का, कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी उसकी। मैं ये खबर सुन के सन्न रह गया, क्योंकि प्रिया मुझे आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैं इस बात को सुन के बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने बस खुद को एक बेड पर लेटा हुआ पाया, और मैंने जैसे ही ऊपर की तरफ निगाह की तो पाया कि मैं अस्पताल के सामान्य वार्ड में नहीं बल्कि आईसीयू में भर्ती था। पूरा कमरा खाली, आसपास कमरे में ना कोई डॉक्टर ना कुछ। फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और मैं देखता हूं कि वही शख्स हाथ में सारंगी की धुन बजाते हुए धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। मेरे डर के मारे चीख निकल पड़ी, मगर ये क्या, ये तो मैं कल का सपना देख रहा था। मेरी आवाज सुनते ही वहां नर्स भागी भागी मेरे पास आई और मुझसे चिल्लाने का कारण पूछने लगी। मैं चुप रहा और कुछ बता ना पाया। मैंने नर्स से पूछा, डॉक्टर मैं यहाँ कैसे, कौन लाया, कब आया? ऐसे सवालों के मैंने लड़ी लगा दी नर्स के सामने। नर्स ने बोला, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार वाले लाए थे। इतने में मेरे माता पिता, मेरे दोनों बच्चे मुझसे मिलने आते हैं। मैं सबको देख चुका होता हूं, मगर प्रिया को नहीं देख पाता। शायद वो हादसे में ही प्रिया न बच सकी। मेरे घर वाले भी मुझसे ऐसे बर्ताव कर रहे थे कि मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शायद इसलिए कि अगर प्रिया की खबर मुझे बताएंगे तो मेरी तबीयत और ना बिगड़ जाए। मैं भी अपने परिवार वालों के सामने ऐसे बर्ताव करता मानो जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। ये मिलने जुलने का सिलसिला 3 दिन तक चलता रहा। एक दिन मैं आईसीयू में सोया हुआ था और अचानक मेरी आंख खुली और मैंने वो सारंगी की धुन फिर सुनी, जो धुन वो शख्स बजाया करता था। उस धुन के कानों में पड़ते ही ऐसा प्रतीत होता मानो जैसे वीरानी की चादर से किसी ने शहर को ढक दिया हो। वो शख्स मेरे बेड के करीब आया और मैं उसे देखते ही मेरे शरीर से पसीना पानी के समान बहने लगा। वो शख्स मेरे पास आया और बोला, देखा, मेरी बात को ना मानने का नतीजा। आज अगर मेरी बात मान लेता तो ये दिन ना देखना पड़ता। और शख्स को अपने करीब पाते ही मेरा शरीर बर्फ के जैसे जम गया और शरीर से पसीना पानी की भांति बहने लगा। मैं उसके बाद चीखा और मेरी आवाज सुनते ही नर्स और परिवार वाले आईसीयू में भागे आ गए और नर्स और सब लोग मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, पर मैं कुछ भी नहीं बता पाया। इतने में नर्स सीनियर डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टर ने मेरी पिछली रिपोर्ट्स देखकर कहा, रिपोर्ट्स के हिसाब से तो सब कुछ ठीक है, फिर ये समस्या क्यों हो रही है जिससे आपको इतनी घबराहट महसूस हो रही है? डॉक्टर मुझसे पूछने लगे, कार्तिक क्या कोई बात है? अगर किसी बात को लेकर परेशान हो तो हमें बताओ। मैंने डॉक्टर की बात को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि अगर मैं उन्हें अपनी बातें बता भी देता तो भी वे मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते और मुझे पागल समझने लगते। इसलिए मैं चुप रहा और सोचने लगा, बेचारी मेरी प्रिया, जाने उस शैतान ने मेरी प्रिया के साथ क्या किया होगा। ये बातें सोचते सोचते मेरी आंखों से पछतावे के आंसुओं की धारा बह निकली। इतने में नर्स बोली, अरे अरे आप रो क्यों रहे हो? देखिए, आपसे मिलने कोई खास मेहमान आया है। मैंने सोचा कि अब कौन हो सकता है। मैंने निगाहों को नीचे कर लिया, क्योंकि प्रिया को पाने की उम्मीद को खो दिया था। मैं नीचे निगाह करके बैठा था कि मेरे कानों में जानी पहचानी सी आवाज आती है, कार्तिक, कार्तिक तुम ठीक तो हो ना? ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। मैंने ऊपर की ओर देखना चाहा, मगर ये क्या, मैंने ऊपर देखा तो सन्न रह गया, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि प्रिया थी। मगर ऐसे कैसे? प्रिया तो मर चुकी थी उस दुर्घटना में, ऐसे कैसे? मैं मन ही मन सोचने लगा। तभी प्रिया बोली, वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि उस हादसे में हम दोनों बच गए। चलो अब घर चलते हैं, सब लोग तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। पर ना जाने क्यों मेरे मन में अजीब सी घबराहट हो रही थी, पर प्रिया के लौटने की खुशी भी थी। आखिर डॉक्टर के कहने पे मुझे डिस्चार्ज कर दिया। शाम हो गई। मैं घर पहुंचते ही पहले की तरह प्रिया की इंतजार अपने कमरे में करने लगा कि प्रिया मेरे पास आएगी, मगर प्रिया नहीं आई। मैंने सोचा कि होगी काम में बिजी, इतने दिनों बाद सबके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रही होगी। मैं इंतजार करते करते थक गया, मगर प्रिया नहीं आई। आखिर प्रिया गई कहाँ, मैं सोचने लगा। मगर फिर मैंने देखा कि वो सारंगी की धुन
मेरे कानों में फिर सुनाई देती है और इस बार वो सारंगी की आवाज मेरे कमरे की छत से आ रही थी। मैं प्रिया को लेकर चिंतित था और मैंने छत पर जाने का निर्णय किया। ऊपर छत पर जाकर मैंने देखा, मैं हक्का बक्का रह गया क्योंकि मैंने छत पर देखा कि प्रिया के पैरों में पायल और वो सारंगी थी जो उस शख्स के हाथों में थी। मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। मन में डर भी था, पर हिम्मत जुटाकर मैंने प्रिया के पास जाने का सोचा और प्रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए प्रिया को टोका। मगर ये क्या, प्रिया ने जैसे ही मेरी ओर देखा वो समय से भयावह और भयानक लग रही थी और सारंगी बजाते बजाते उसके हाथों से खून निकल रहा था और उसकी आंखें रक्त से भरी हुई लाल दिखाई पड़ रही थीं। मैं प्रिया का विकराल और भयानक रूप देखकर कांप गया और डर के मारे हड़बड़ाहट में नीचे जमीन पर गिर गया और चिल्लाने लगा। थोड़ी देर में मैंने देखा कि प्रिया सामान्य हो गई और उसके हाथ से सारंगी गायब थी। प्रिया मेरे पास आई और कहने लगी, क्या हुआ कार्तिक, सब ठीक तो है ना? अचानक से तुम्हें क्या हो गया? वो मैं इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सका। प्रिया बोली, कार्तिक, अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो, जाकर कमरे में आराम कर लो, मैं जरा अभी आती हूँ। इतना कह के प्रिया ने फिर से छत का दरवाजा बंद कर दिया। फिर क्या, मैंने होश संभाला ही था कि मेरे कानों में फिर से वो सारंगी और पायल की आवाज तेज हो गई और पूरी छत पर वो सारंगी की भयानक आवाज से चारों तरफ का माहौल किसी वीरानी और डर के साए में बस गया। मैंने नीचे जाकर सबको जगाना चाहा, मगर ये क्या, मेरे गले की आवाज रुक सी गई, मानो जैसे मैं बोलना तो चाह रहा हूं पर मेरी आवाज नहीं निकल पा रही। मैं पीछे जाकर छुप गया क्योंकि मैंने प्रिया और सारंगी की धुन को अपनी ओर आते हुए देखा। मैंने देखा कि प्रिया ने दरवाजा खोला और नीचे घर के दरवाजे की ओर जाने लगी। मैं भी धीरे धीरे प्रिया के पीछे पीछे जाने लगा। प्रिया रोड की तरफ चलने लगी। उसकी अजीब सी पायल और हाथ में सारंगी पूरे शहर की सुनसान सड़कों पर एक अलग ही भयानक आवाज करने लगी। उस सारंगी की आवाज इतनी भयावह थी कि कुत्ते भी डर के मारे उस पर ना भौंक सके। मैं प्रिया के पीछे पीछे चलता रहा, मगर ये क्या, प्रिया उसी रास्ते की ओर क्यों जा रही थी जहां हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था? मैं जानता था ये प्रिया नहीं बल्कि वो शख्स प्रिया को ले जा रहा था। आधे रास्ते चलते चलते प्रिया उस रास्ते पर पहुंच गई और सारंगी की धुन अब और भी तेज हो गई, मानो ऐसे कि कोई अपने साजिशों में कामयाब होने के बाद जश्न मना रहा हो। इतने में मैंने उन बूढ़े ऑफिसर की आवाज को फिर से सुना जो हमने हादसे वाले दिन हमसे मदद मांगते हुए देखा था। आखिर तूने इस बेगुनाह की जान ले ही ली, उस ऑफिसर ने कहा। वो शख्स अब जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अभी तो और मोहरे बाकी हैं। मुझे अपनी नई दुनिया पे हुकूमत करनी है। अपने मंसूबों को गलत अंजाम मत दे, इसका परिणाम किसी दिन बहुत बुरा होगा। है किसी में हिम्मत जो मेरा बाल भी बांका बिगाड़ पाए? वो तो समय बताएगा। इतना कह के बूढ़े ऑफिसर की आवाज गायब हो गई और वो शख्स प्रिया के रूप में जोर जोर से हंसने और सारंगी को बजाने लगा और जश्न में डूब गया। जैसे ही सुबह की किरण हुई, मैंने देखा कि अचानक से प्रिया जमीन पे गिर गई और सारंगी और पायल गायब थी। मैंने दौड़ते हुए प्रिया के पास गया और देखा कि गाड़ी जल रही थी। बगल में देखा कि हमारी गाड़ी खाई में गिरने की वजह से जल रही थी। थोड़ी देर बाद देखा कि वहां बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। मगर ये क्या, कहीं मैं समय में पीछे तो नहीं आ गया? हो ना हो ये उस शख्स की मायावी और अदृश्य शक्तियों का नतीजा होगा। लोगों की भीड़ जलती हुई गाड़ी को देख रही थी और मैं प्रिया को होश में लाने के लिए आवाज देता रहा, प्रिया प्रिया। मगर प्रिया नहीं सुन रही थी क्योंकि प्रिया का शरीर अब सांस छोड़ चुका था और प्रिया का अब बस शरीर रह गया था। मैं प्रिया के शरीर के गले से लगा के जोर जोर से रोने लगा। मगर ये क्या, मेरी आवाज आसपास किसी को सुनाई क्यों नहीं दे रही थी? क्या मैं भी प्रिया के साथ उस हादसे में मर चुका था? और अगर मर चुका था, फिर अस्पताल, वो नर्स, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, ये सब क्यों थे? आखिर ये सब क्यों हो रहा था मेरे साथ? मैं इन सब बातों से मेरा सर चकरा गया और जब मेरी नींद खुली तो मैंने खुद को अपने बिस्तर पे पाया। मगर कैसे? घड़ी में मैंने समय देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। मेरे कमरे का दरवाजा बंद था। पिताजी कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहे थे और उनकी आवाज से मैं जाग गया।
मैंने उठकर दरवाजा खोला। इतने लेट उठने के बाद मैंने पिताजी का भाषण सुनने को मिला। सूरज सर पे चढ़ आया है, उठने का मन है भी या नहीं? ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन ये सरकार का कोई आता पता नहीं रहता। न जाने आजकल कहाँ खोए रहते हैं। अपनी पत्नी प्रिया से सीख रात भर काम करने के बावजूद भी सुबह 5 बजे जाग गई। इतना कहकर पिताजी गुर्राते हुए कमरे से चले गए और मेरे कमरे में प्रिया आई। लेकिन ये क्या, प्रिया को आज साड़ी पहनते देखा, क्योंकि प्रिया को अक्सर साड़ी किसी फैमिली फंक्शन या विशेष मौके पर ही पहना देखता हूँ। लेकिन आज तो कुछ भी नहीं था। प्रिया मेरे सोचने के विचार पे बोली, क्या हुआ कार्तिक, क्या सोच रहे हो? यही ना कि आज साड़ी क्यों पहन ली? कोई खास वजह नहीं। आज नागपुर से इशिका और वरदान लौट रहे हैं और उसके बाद उन दोनों के साथ हॉरर शो देखने जाना है। इसलिए तुम क्या सोच में पड़ गए? कपड़े पहन लो और चलो उनको स्टेशन से लेने। हाँ हाँ ठीक है, चलता हूँ। मैंने कपड़े पहने और दिन में 12 बजे निकल दिए स्टेशन की ओर। हम दोनों मस्त आराम से गाड़ी धीमी रफ्तार में लेकर चलने लगे, मगर अचानक से ये क्या, बादल घने हो गए। उनकी घनघोर घटा चारों तरफ बढ़ गई और मानो ऐसे लगे कि जैसे सूर्य पे राहु का साया रात होने लगी। अचानक से पल्लम स्टेशन पे पहुंचते ही मेरे कानों में सारंगी की धुन फिर सुनाई देने लगी। मैंने तुरंत प्रिया को बताया और प्रिया बोली, क्या तुम भी कार्तिक? लगता है वो इंसिडेंट तुम्हारे दिमाग से अब तक उतरा ही नहीं। अरे अब उस साये ने कब का पीछा छोड़ दिया। सारंगी की आवाज और भी तेज हो गई। मगर ये क्या? प्रिया अब जोर जोर से हंसने लगी और सारंगी अचानक से प्रिया के हाथों में आ गई और प्रिया बोली, मूर्ख, तुझे क्या लगा कि मैंने स्टेशन पे आने के लिए सच बोला? बेवकूफ, मैं तो तुझे यहाँ लाने आई हूँ, तेरा खात्मा करने के लिए। मैं वहां पहुंचा और सामने उस शख्स और बूढ़े ऑफिसर को देखा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि स्टेशन मास्टर था और उसके हाथ में वो सारंगी थी जो बेगुनाह लोगों की हत्या के पीछे छुपे एक गहरे षड्यंत्र का हिस्सा लग रही थी। स्टेशन मास्टर अब पहले से भी ज्यादा भयानक दिख रहा था। उसका कद बड़ा लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा उन्माद था और वह सारंगी ऐसे बजा रहा था जैसे उसमें कोई छिपा हुआ दर्द हो। मानो वह कभी बेगुनाह था पर किसी छलावे का शिकार होकर उसकी हत्या कर दी गई हो। मगर क्यों? और बूढ़े ऑफिसर, वह इस पूरे घटनाक्रम से कैसे जुड़ा था? मेरी नजरें जैसे ही मुड़ी, मैंने देखा कि प्रिया अब पहले जैसी नहीं रही। वह पहले जहां प्रेम और स्नेह से भरी लगती थी, वहीं अब उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी। मगर क्यों? वह तो मेरी पत्नी थी, फिर अचानक वह मेरी जान की दुश्मन कैसे बन गई? इन सवालों ने मेरे मन में तूफान खड़ा कर दिया। स्टेशन मास्टर और बूढ़े ऑफिसर की मौत का रहस्य क्या था? सारंगी से इन घटनाओं का क्या संबंध था? क्या यह छलावा अकेले स्टेशन मास्टर का था या उसके साथ और भी प्रेत मौजूद थे? अगर हां, तो इस पूरे खेल का असली सूत्रधार कौन था? अचानक प्रिया वहां से गायब हो गई और कुछ ही पलों में आसमान में तेज सूरज फिर से चमकने लगा, मानो कुछ हुआ ही ना हो। मगर कार्तिक के साथ यह सब क्या हो रहा था? यह रहस्य अभी सुलझना बाकी था। अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 का इंतजार करें और पार्ट 2 तभी आएगा जब यह भाग 1 के व्यूज तक पहुंचेगा।